Hello students, good afternoon. Sound quality, video quality is okay na? Sound quality and video quality. Check for sound and video quality. Yes, okay. So good afternoon student. Up to last lecture, okay, up to last lecture हमने प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देखा है, ठीक है। एंड लास्ट लेक्चर में क्या किया है हमने, वो जो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन का जो सभी कंसेप्ट था उसका हमने रिवीजन भी ले लिया है, कंप्लीट रिवीजन ले लिया है, ठीक है। आज क्या करेंगे हम, डीसी पांडे में से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। मतलब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे हम आगे जाएंगे वैसे डीसी पांडे बुक भी सॉल्व करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक अच्छा बुक आप कंप्लीटली सॉल्व कर जाएंगे जब आपका सिलेबस खत्म होता है तब तक, ठीक है। तो आज हम पहले फ्रॉम डीसी पांडे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब जितना पार्ट हमने स्टडी किया है उतने पार्ट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर स्टडी करने वाले हैं, ओके। इसके पहले हमने क्या देखा, ओनली प्लेन मिरर देखा। मतलब सिलेबस में डेप्थ कितना है देखिए, आपने बुक में अगर देखा, मतलब एनसीईआरटी का बुक देखो या फिर बोर्ड का बुक देखो, तो उसमें देखा तो आपको पता चल जाएगा प्लेन मिरर का मैक्सिमम 1 पेज होगा, ओके। मैक्सिमम 1 पेज यू विल फाइंड इन द बुक, ओके, फॉर द प्लेन मिरर। लेकिन प्लेन मिरर में इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाँ, दिस चैप्टर रे ऑप्टिक्स का चैप्टर जो है ना वो डीसी पांडे में वॉल्यूम 2 में है। डीसी पांडे के 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो उसमें वॉल्यूम 2 में ये आपको चैप्टर मिलेगा, रे ऑप्टिक्स। सभी वीडियोस तो मैंने अपलोड किए हैं, ऑल द वीडियोस हैज बीन अपलोडेड नाउ अप टिल, ठीक है। हाँ, तो डीसी पांडे में प्लेन मिरर खत्म होने के बाद चेक पॉइंट 1 है, ओके। वो चेक पॉइंट 1 में टोटल आई थिंक टोटल 10 क्वेश्चंस आर देयर, सो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो आफ्टर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम योर एक्सपर्टाइज ऑन दैट प्रॉब्लम विल इंक्रीज, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाद में कुछ अगर डाउट्स है तो डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। हाँ, होप अब तक का आपने पार्ट सभी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट अभी स्टडी करेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हम क्लासरूम में जो स्टडी करते हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू दैट मेंस या फिर नीट में थोड़े से इजी प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम का आपको सब कुछ समझ में आता है, तो नीट एंड जेईई के प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नीट के प्रॉब्लम तो बहुत इजी होते हैं एंड मेंस के प्रॉब्लम में जो हम क्लासरूम में स्टडी करते हैं ना उससे थोड़े से इजी ही रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। क्वेश्चन क्या है देखिए, लाइट फॉल्स ऑन a plane reflecting surface, plane reflecting surface। देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर है एंड उस पर क्या हुआ है, एक लाइट इंसिडेंट हुआ है। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस reflected ray is normal to incident ray, reflected ray is normal to incident ray, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम हम नीट का प्रॉब्लम बोल सकते हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ नीट, क्योंकि यार इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपका अगर कंसेप्ट अच्छा है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब प्लेन मिरर पर लाइट इंसिडेंट होता है एंड फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू इंसिडेंट रे। तो इसका डायग्राम निकालते हैं, इसका डायग्राम मतलब रिफ्लेक्शन का डायग्राम निकालेंगे।
So this is a plane mirror. Okay, this is the incident ray and this is the reflected ray. Okay, तो इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. एंड यहाँ पे देखिए दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आगे वाला एंगल है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है. I इज इक्वल टू आर रहता है ना, तो R की जगह मैं क्या करूंगा, I ही लिखूंगा, I लिखूंगा. ठीक है, अभी आप मुझे बताइए कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे में एंगल कितना रहेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम. इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे में एंगल कितना रहेगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बताइए. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कितना एंगल रहेगा, 2i रहेगा ना. So angle between incident and reflected ray is equal to 2i. Okay, and question में क्या दिया है, reflected ray is normal to incident ray, मतलब ये कितना होना चाहिए according to given information, रिफ्लेक्टेड रे शुड बी नॉर्मल टू इंसिडेंट रे होना चाहिए. तो 2i इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा, 2i इज इक्वल टू 90 लिखना पड़ेगा. एंड देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, 45 डिग्री. ओके, सो दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, समझ में आ रहा है ना, मतलब फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, दैट इज द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, angle of incidence is I, angle of reflection is also I, so therefore angle between incident ray and reflected ray will be 2i. 2i angle बन जाएगा and 2i should be equal to 90 डिग्री होना चाहिए. 2i is equal to 90, मतलब I कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए. so 45 डिग्री के angle of incidence को, हाँ सिद्धांत तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, why we take I on another side. देखिए ये जो रहता है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है ना सिद्धांत, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ना. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, मतलब I प्लस I कितना रहेगा, 2i रहेगा. क्योंकि I निकालना है तो सभी इंफॉर्मेशन I में ही डालना पड़ेगा, I निकालना है तो. ओके, सो एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ में आया कि देखिए वेरी सिंपल प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए which of the following is correct for the image formed by the plane mirror. Okay, which of following is correct. next question क्या है, देखिए which of following is correct for image formed by plane mirror. ठीक है, सो प्लेन मिरर का जो इमेज रहेगा ना उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा. फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज रियल, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज रियल. ओके, सेकेंड ऑलवेज वर्चुअल, ओके. थर्ड इज virtual and laterally inverted, virtual and laterally inverted. Okay, virtual and laterally inverted. and last option है real and laterally inverted, real and laterally inverted, रियल एंड laterally inverted. सो प्लेन मिरर जो प्लेन मिरर का जो प्लेन मिरर में जो इमेज रहता है ना, इमेज वो कैसा रहेगा, ऑलवेज रियल रहेगा क्या, ऑलवेज रियल तो नहीं रहेगा. ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल भी रहता है क्या, ऑलवेज वर्चुअल भी नहीं रहता, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ध्यान में है ना कि
प्लेन मिरर जो है ना वो रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है या फिर वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। ये हमने रिवीजन में भी देखा है। देखिए मतलब ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल रहता है, एंड ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल रहता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ऑलवेज रियल, दिस इज इनकरेक्ट, ऑलवेज वर्चुअल, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे अगर मे बी होता ना, मे बी रियल, मे बी वर्चुअल, तो वो करेक्ट हो सकता था। ऑलवेज वर्ड दिया है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग रहेंगे। ऑलवेज दिया है ड्यू टू दिस सिंगल वर्ड, ऑलवेज की जगह हम मे बी अगर लिखते थे ना तो वो करेक्ट हो सकता था, ठीक है। उसके बाद रियल एंड लैटरली इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड लैटरली इन्वर्टेड, ओके। तो इसमें से कौन सा ज्यादा करेक्ट हो सकता है सी एंड डी में, ओके। तो इमेज तो वर्चुअल हो सकता है एंड लैटरली इन्वर्टेड तो होता है, तो आंसर सी करेक्ट आ जाएगा। सी आंसर विल बी करेक्ट, ओके। सी आंसर विल बी करेक्ट, क्योंकि वर्चुअल एंड लैटरल इन्वर्टेड उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, कुछ डाउट है क्या, बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ प्लेन मिरर फॉर्म ए रियल इमेज। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए प्लेन मिरर फॉर्म ए रियल इमेज, ओके। प्लेन मिरर क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, ओके। देन light incident on mirror is, then light incident on mirror is, light incident on mirror is, okay। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज पैरेलल, सेकंड कन्वर्जेंट, फर्स्ट इज पैरेलल, सेकंड इज कन्वर्जेंट, okay, third is divergent, okay, and last is none of these, okay। सो आपको मैंने बताया है कि प्लेन मिरर क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है एंड वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है, ओके, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर रियल इमेज कब बनाता है, रियल इमेज के लिए डायग्राम आपको पता होगा ना, डायग्राम इस तरह से होता है, दिस इज अ प्लेन मिरर, ओके, एंड रेस अगर इस तरह से इंसिडेंट होते हैं, ओके, मिरर पर रेस इस तरह से इंसिडेंट होते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेस मीट हियर, एक्चुअली मीट्स हियर, एंड दिस इज द रियल इमेज। रियल इमेज और एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पता है ना, रेज अगर एक्चुअली मीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, एंड रेज एक्चुअली मीट नहीं करते हैं तो वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये रियल इमेज है। तो रियल इमेज फॉर्म करने के लिए रेज कैसा होना चाहिए, इंसिडेंट रेज कैसा होना चाहिए, देखिए डायग्राम में कैसा होना चाहिए, रेज कन्वर्जेंट होना चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, सेकंड। मतलब पर्टिकुलरली नीट में ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पढ़ाते वक्त मैं थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ाता हूँ, ज्यादा डेप्थ में पढ़ाता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन वो भी जरूरी है क्योंकि कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी रहेंगे, लेकिन कोई अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो भी वो आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड हमेशा ध्यान में रखिए जब हम डिफिकल्ट पढ़ते हैं ना तभी क्या होता है, हम इजी क्वेश्चन हमें बहुत इजी लगते हैं, हम इजीली सॉल्व कर जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमने बहुत डिफिकल्ट पढ़ा है, हमने थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा है, डिफिकल्ट पढ़ा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको तो बहुत इजी लग रहे होंगे। ऐसे कोई क्वेश्चन होता है क्या, ऐसा बोलेंगे आप, ठीक है। लेकिन नीट में ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ये ध्यान में रखना है। मेंस में थियोरेटिकल नहीं रहेंगे, ओनली कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन इजी रहेगा, ओके। कैलकुलेशन रहता है ओनली, देयर इज ओनली कैलकुलेशन, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन,
produces a magnification of a plane mirror. A plane mirror produces magnification of a plane mirror produces magnification of first option is -1, second option is +1, third option is 0, and fourth option is between 0 and infinity. Between 0 and infinity. हाँ, अभी मैग्निफिकेशन का पार्ट हमने ज्यादा स्टडी नहीं किया है, तो थ्रू दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का पार्ट थोड़ा सा स्टडी करेंगे. Some students have already answered this. Okay, yesterday I was speaking in Marathi. मराठी कैसे लगता है आपको, ठीक लगता है क्या? मराठी ठीक लगता है क्या? ओके, मतलब कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो क्या करूंगा मैं, मराठी में भी बोलूंगा आपको वो क्वेश्चन, तो तब आप बोलिए सर ये थोड़ा मराठी में भी आप समझाए तो आपको समझ में आए. मोस्टली आई विल यूज हिंदी. ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कंसेप्ट जो है ना वो हिंदी में डिफिकल्ट, अदर लैंग्वेज में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन मराठी में बहुत इजी लगते हैं. इसलिए मैंने यस्टरडे क्या किया, थोड़ा सा चेंज, मतलब कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा मराठी में अच्छा समझ में आता है, इसलिए मराठी यूज किया था. ओके, हाँ ठीक है ना. हाँ ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, अगर ज्यादा डिफिकल्टी आता है तो मराठी में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. हाँ, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन. अभी थोड़ा सा देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड उसके बाद इसका थोड़ा सा आप आंसर दीजिए. ठीक है. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या रहता है, हाइट ऑफ इमेज रहता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है. ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा. ओके, सो व्हिच इज डिनोटेड बाय m. अभी मैग्निफिकेशन में क्या रहता है, देखिए ठीक से सुनिए, ठीक से देखिए. ओके, मैग्निफिकेशन में क्या रहता है, यहाँ पे साइन रहेगा, एक साइन रहेगा, एंड उसके बाद क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा, नंबर. ओके, सो मैग्निफिकेशन में हमेशा क्या रहता है, एक साइन रहता है एंड उसके बाद नंबर रहता है. सो मैग्निफिकेशन निकालना है मतलब हमें साइन भी निकालना है एंड नंबर भी निकालना है. अभी इसका मीनिंग क्या है, ये पहले देखिए, इसका मीनिंग क्या है. हाँ, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है, ओके, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है ना, तो क्या क्या लेना है, यहाँ पे इरेक्ट इमेज लेना है, इरेक्ट इमेज. ओके, एंड मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव रहता है ना, तो क्या लेना है, इन्वर्टेड इमेज. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन इज -0.25 बोला, तो ओनली साइन देखकर मुझे बताइए, ये जो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, बताइए मुझे. अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है. हाँ, समझ, मतलब आपको समझ में आ गया. अगर माइनस साइन रहता है ना तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म होता है, एंड प्लस साइन रहता है तो इमेज इरेक्ट बनता है, ये ध्यान में रखना है. उसके बाद ये तो हो गया साइन का इंफॉर्मेशन, उसके बाद नंबर देखना है. नंबर अगर यहाँ पे m का वैल्यू फ्रैक्शन में रहता है ना, फ्रैक्शन मतलब 0.2, 0.5 एंड सो ऑन, मतलब लेस देन 1 अगर रहता है, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, लेस देन 1 अगर रहता है ना, तो क्या होता है, इट मींस डिमिनिश्ड इमेज. ओके, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर साइज इमेज. लेस देन 1 मतलब क्या है, 0.3, 0.4,
0.6 इस तरह से, लेस देन 1। ओके, लेस देन 1 से कम मतलब क्या रहेगा 0.1 to 0.99। ओके, 0.1 to 0.99 उसको लेस देन 1 बोलेंगे। तो इस तरह से अगर होता है ना तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉलर साइज इमेज। अगर ये मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 मतलब 1.3, 12, 12.5 इस तरह से अगर ये नंबर रहता है तो ये रहता है मैग्नीफाइड इमेज रहता है, मैग्नीफाइड इमेज। ओके, एंड अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 रहता है, देखिए मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यम अगर यहाँ पे 1 रखते हैं ना, यम अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, हाँ, तो 1 होता है तो क्या होता है यहाँ पे इक्वल साइज। तो समझ में आ रहा है कि देखिए डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर साइज, मैग्नीफाइड मतलब लार्जर साइज एंड इक्वल साइज। देखिए मैग्निफिकेशन में एक साइन रहेगा, नंबर रहेगा। साइन मतलब इन्वर्टेड है क्या इरेक्ट है ये बताता है, एंड वो नंबर जो है ना इक्वल टू 1 अगर नंबर रहता है ना तो इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज रहेगा, मतलब इक्वल साइज रहेगा। वो नंबर अगर ग्रेटर देन 1 रहता है, ग्रेटर देन 1 तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। एंड नंबर लेस देन 1 रहता है, मतलब लेस देन मतलब 1 मतलब 0.1, 0.2 मतलब 0.1 से 0.99 तक, लेस देन 1 उसको लेस देन 1 बोलते हैं। ठीक है, ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। तो एक आपको अभी एक एग्जांपल यहाँ पे पूछता हूँ, देखिए सपोज आपको बोला जाए कि मैग्निफिकेशन -0.3 है, तो नेचर ऑफ इमेज मुझे बताइए, नेचर ऑफ इमेज -0.3। पहले बताइए ये रियल है कि सॉरी इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, पहले बताइए। इन्वर्टेड है। एंड मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छे। ओके, डिमिनिश्ड। सपोज ऐसा बोलता हूं m इज इक्वल टू +5, मैग्निफिकेशन अगर +5 है तो इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, प्लस मतलब इरेक्ट रहेगा, प्लस मतलब इरेक्ट रहेगा, एंड 5 मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो वो नंबर देखना है लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 आता है तो मैग्नीफाइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें कुछ डाउट है क्या? अभी मुझे बताइए, प्लेन मिरर में जो इमेज रहता है ना, प्लेन मिरर में इमेज, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े रहिए और देखिए इक्वल साइज इमेज बनता है, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड बनता है, सेम साइज बनता है ना, एंड वो इरेक्ट भी रहता है। आपका सिर ऊपर है तो इमेज मतलब मिरर में भी आपका सिर ऊपर ही दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा ना, ऊपर ही दिखेगा आपका सिर, आपका हेड ऊपर ही रहेगा। मतलब प्लेन मिरर में इरेक्ट बनेगा, सेम साइज बनेगा। इरेक्ट मतलब प्लस साइन लेना है, इरेक्ट मतलब प्लस। प्लेन मिरर में इरेक्ट बनता है, ओके, उसके बाद सेम साइज बनता है मतलब 1, सो +1 आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज सेकंड। एनी डाउट इन दिस केस? कुछ डाउट है क्या? किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, समझ में नहीं आया तो बताइए। ओके, सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, सभी को समझ में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन में क्या रहता है, साइन रहता है एंड वैल्यू रहता है। साइन प्लस मतलब इरेक्ट, साइन माइनस मतलब इन्वर्टेड। वैल्यू अगर मोर देन 1 रहता है तो मैग्नीफाइड इमेज, वैल्यू लेस देन 1 रहता है तो डिमिनिश्ड इमेज रहेगा, एंड वैल्यू इक्वल टू 1 रहेगा मतलब सेम साइज इमेज। तो प्लेन मिरर में सेम साइज मतलब 1 रहेगा, एंड इरेक्ट मतलब प्लस रहेगा, +1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a ray of light is incident on a plane mirror at 30 degree. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, a ray of light is incident on a plane mirror at 30 degree, 30 डिग्री पर इंसिडेंट करता है प्लेन मिरर। ओके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन प्लेन मिरर दिया है 30 डिग्री,
देन एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये आंसर निकालना पड़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, देखिए। ओके, चाहिए तो डायग्राम निकालिए। ओके, डायग्राम में ऐसा रहेगा, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है। सो एंगल ऑफ डेविएशन पता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब 2 टाइम्स IG रहता है। ये फार्मूला चाहिए तो यूज कीजिए, एंगल ऑफ डेविएशन इज 2 टाइम्स IG। तो यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल कितना बनने वाला है, ग्लांसिंग एंगल बनने वाला है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का डबल, एक ही प्लेन मिरर है, 2 मिरर नहीं है यहाँ पे। ओके, सो 120 डिग्री, एब्सोल्युटली करेक्ट। विनायक, हर्षल, संदेश, विघ्नेश, सानिका, सेजल, श्रुति सभी ने करेक्ट आंसर दिया। हमेशा ध्यान में रखिए, एंगल ऑफ डेविएशन आता है ना, तो फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू 2IG। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू 2IG एंड फ्रॉम दैट यू कैन गेट द आंसर। 6, number 6, if the reflected ray is rotated by an angle of 4 theta, क्वेश्चन देखिए, if reflected ray is rotated by angle 2 theta, if reflected ray, sorry, 4 theta, not 2 theta, it is 4 theta. If reflected ray is rotated by angle 4 theta in clockwise direction, okay, then mirror was rotated by, okay, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पता है ना, मतलब मिरर को थीटा से रोटेट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होता है, आपको पता है ना। मिरर थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होता है, ये मैंने आपको बताया है। अगर मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होता है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, रिफ्लेक्टेड रे को 4 थीटा से रोटेट किया है, तो उसके लिए मिरर को कितने अमाउंट से रोटेट करना पड़ेगा, बताइए आंसर क्या आ जाएगा इसका। आंसर विल बी 2 थीटा विल बी द आंसर, करेक्ट, 2 थीटा। एंड वो उसको कहा, ऑप्शन में क्या है, देखिए, 2 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 4 थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 4 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को 4 थीटा से रोटेट करने के लिए मिरर को 2 थीटा से रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ओनली। ओके, क्योंकि मिरर को हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही रोटेट होता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं रोटेट होगा ना, उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एनी डाउट, समझ में आया कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ओके। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन दिया है, इसका रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन, सम स्टूडेंट हैव सम डाउट्स, देयरफॉर फिर से बताता हूं। रिफ्लेक्टेड रे को 4 थीटा से रोटेट किया है, रिफ्लेक्टेड रेला 4 थीटा ने रोटेट करायचं आहे, मग त्याच्यासाठी मिररला कितीने रोटेट करावं लागेल, तर तुम्हाला माहिती आहे ना, मिररला आपण थीटाने रोटेट केलं की रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटाने डबल रोटेट होतो, हे अजून माहिती पाहिजे की तुम्हाला। मिररला आपण थीटाने रोटेट केलं, बरोबर आहे ना, तर रिफ्लेक्टेड रे त्याच्या डबल रोटेट होतोय, मग आता इथं रिफ्लेक्टेड रेचं रोटेशन दिलंय, तर मिररचं रोटेशन हे आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की मिरर रिफ्लेक्टेड रेचं रोटेशन मिररच्या बरोबर डबल असते,
ओके. रिफ्लेक्टेड रेचं रोटेशन काय असतंय, मिररच्या डबल असते. सो मिररला 10 डिग्रीने रोटेट केला तर रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्रीने रोटेट होणार. हे तर बरोबर आहे ना. मग आता रिफ्लेक्टेड रे 4 थीटाने रोटेट झालेला असेल तर मिररला काय करायला पाहिजे, त्याच्या हाफ रोटेट करायला पाहिजे, म्हणजे 2 थीटाने रोटेट करायला पाहिजे. आणि दोन्ही क्लॉकवाइज, म्हणजे मिरर क्लॉकवाइज रोटेट केला तर रिफ्लेक्टेड रे देखील क्लॉकवाइज रोटेट होतो. ओके, सिद्धांत समझ में आया क्या? देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि मिरर को 4 थीटा से रोटेट किया है, मिरर को 4 थीटा से रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होता था, बताओ अभी. मिरर को 4 थीटा से रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रे 8 थीटा. ओके, तो ये मिरर का रोटेशन नहीं दिया है, रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन दिया है. तो उसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, वो फिर से एक बार देखो. 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा. अ मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल. देयर इज अ मैन, ओके, 180 सेंटीमीटर टॉल है. तो उसका हाइट दिया है, पर्सन का हाइट दिया, हाइट कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर टॉल दिया है. एंड मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू सी फुल हाइट. क्वेश्चन क्या है, देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है. मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी फुल हाइट, मिरर टू सी फुल हाइट. ओके, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने लाइफ में नहीं देखा होगा, करेक्ट है ना. कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है. देखिए, मैन का हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, सो एज टू सी फुल इमेज, फुल हाइट ऑफ दैट पर्सन. ये आपको मैंने बताया है. ओके, मतलब हमारा फुल हाइट देखने के लिए मिरर का हाइट हाफ होना चाहिए, मिनिमम हाफ होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा. तो आंसर इज 90 सेंटीमीटर. बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है, मतलब उनको ये समझ में आ रहा है, वो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं घर में. ओके, क्योंकि जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा उनको ही आंसर आता है, नहीं तो नहीं आंसर आता. ओके, उसका ये किस में आता है, फील्ड ऑफ व्यू का जो कंसेप्ट है ना, फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट उसमें आता है. ओके, सो यहाँ पे आंसर विल बी लेंथ ऑफ द मिरर विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. ज्यादा थिंक करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. An object is moving towards stationary plane mirror. अभी मोशन का प्रॉब्लम है, देखिए मोशन का. An object is moving towards stationary mirror. Object is moving towards stationary mirror. Okay, object is moving towards stationary mirror with the speed 2 meter per second. With speed 2 meter per second. With speed 2 meter per second. Velocity of image with respect to object. Velocity of image. अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए. Velocity of image with respect to object. Velocity of image with respect to object, ये निकालना है. ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक से समझना पड़ेगा आपको. ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी मिरर. अभी ये जो कंसेप्ट है ना, इसके लिए आपको रिलेटिव मोशन नाम का मोशन इन प्लेन नाम का एक टॉपिक है ना, उसमें रिलेटिव मोशन नाम का एक कंसेप्ट है, वो पता होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट. ओके, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट. तो आपको मैं क्या करूंगा, अभी ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगा. रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, देखिए. रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आपको यही फॉर्मूला, मतलब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा,
रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओनली एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फी ए बी बार इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। फी ए बी बार इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। एंड इसको रीड कैसे करना है? इसको इस तरह से रीड करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फी ए बी बार मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, एंड इसको रीड कैसे करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ फी बी ए बार, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए? फी बी ए बार को कैसे रीड करना है? फी बी ए बार वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस चेंज किया ना, लेटर चेंज किया तो क्या होता है? उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए, और अभी फी ए बी बार का फॉर्मूला क्या है? देखिए, फी ए बी बार इज इक्वल टू फी ए बार माइनस फी बी बार रहता है। ओके, ये भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ऐसा ही फॉर्मूला है, फी ए बी बार इज इक्वल टू फी ए बार माइनस फी बी बार। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये पार्ट आपको समझ में आया क्या? देखिए, इतना ही होगा आपको ध्यान में रखना है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फी ए बी बार इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड फी ए बी बार को कैलकुलेट कैसे करते हैं? फी ए बार माइनस फी बी बार करते हैं। अगर फी बी ए बार बोला जाता, फी बी ए बार, तो फी बी बार माइनस फी ए बार करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालना है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही निकालना है ना। फी आई ओ मतलब क्या रहता है? फी आई ओ को रीड कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? फी आई ओ निकालना है, तो फी आई ओ मतलब क्या हो जाएगा? फी आई माइनस क्यू हो जाएगा। करेक्ट है ना? फी आई माइनस क्यू। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फी आई माइनस क्यू कैलकुलेट करना है। ये समझ में आ गया क्या? अभी क्या करेंगे? फी आई कैलकुलेट, फी आई डिसाइड करेंगे एंड क्यू डिसाइड करेंगे एंड इस फॉर्मूले में डालेंगे। ओके, हाँ, अभी देखिए मैं डायग्राम निकालता हूं और वो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। अभी देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी मिरर विद 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे डायग्राम निकालूंगा मैं, दिस इज मिरर। ओके, सो ये तो रेस्ट में स्टेशनरी है, एंड वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ हाउ मच स्पीड? 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स स्टेशनरी मिरर। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सपोज दिस इज डायरेक्शन आई कैप एंड सपोज दिस इज डायरेक्शन जे कैप। आई कैप एंड जे कैप में सॉल्व करेंगे इसको। तो आप ही मुझे बताइए, फीओ बार के लिए क्या लिखूं मैं? फीओ बार को मतलब मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन लिखना है, बताइए मुझे, क्योंकि ये फी आई को कैलकुलेट करने के लिए फी आई चाहिए एंड फीओ चाहिए ना, तभी मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 2 है, एंड डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये डायरेक्शन है ना, आई कैप का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन सेम है ना, तो 2 आई कैप आ जाएगा। ओके, फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? एनी डाउट? ओके, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है तो इमेज भी क्या होता है? मिरर की तरफ ऐसा आता है ना, ये आपको आपने पढ़ा है। If object is moving towards mirror, then image is also moving towards mirror and with the same speed. तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो मुझे आप ये वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए फ्रॉम द डायग्राम। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा बताइए? वेलोसिटी ऑफ इमेज मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड तो उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन विल बी माइनस आई कैप, क्योंकि आई कैप इधर है, ये इधर है, ये डायरेक्शन अपोजिट टू आई कैप है ना, तो माइनस आई कैप लिखूंगा। अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बोला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डालूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? माइनस 2 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? माइनस 2 आई कैप है ना,
माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2 i कैप। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज माइनस टू आई मतलब -4i। ठीक है, तो इमेज का वेलोसिटी -4i कैप आ जाएगा। अभी ऑप्शन क्या क्या है देखिए, ऑप्शन बताता हूं आपको, करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ये फर्स्ट ऑप्शन है। 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट करेक्ट है क्या, 2 तो यहाँ नहीं आता है, 4 आता है, तो फर्स्ट तो रॉन्ग है। 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। अभी इमेज का वेलोसिटी देखिए, माइनस आई कैप मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, माइनस आई कैप मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट 2 तो नहीं आता है, ये तो ये भी इनकरेक्ट है। 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। सो फोर्थ आंसर विल बी करेक्ट। ओके, एनी डाउट इन दिस केस, एनी डाउट? तो इसके लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। स्पीड विल बी 4 मीटर पर सेकंड एंड ऑब्जेक्ट अगर राइट जा रहा है ना तो इमेज टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, सो आंसर विल बी 4 टुवर्ड्स लेफ्ट। नेक्स्ट, टू गेट 3 इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, 3 इमेजेस हमें चाहिए। वन शुड हैव 2 मिरर्स एट एंगल। टू हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर क्वेश्चन। टू गेट 3 इमेजेस, एंगल बिटवीन 2 मिरर कितना होना चाहिए, एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। यहाँ पे ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो करेक्ट आंसर बताइए, तो बहुत इजी है। 3 इमेजेस हमें चाहिए, तो 2 मिरर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए। ऑप्शन देख के सॉल्व करो 1 बाय 1। अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो 360 बाय 30 करेंगे पहले, तो 360 बाय 30 मतलब कितना आता है, 12 आता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितने बनेंगे देखिए, बोलिए। अगर 30 डिग्री एंगल है तो सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सॉल्व करेंगे पहले। 30 डिग्री अगर एंगल है, कभी कभी क्या करना पड़ता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। तो 3 इमेजेस, कौन सा ऑप्शन का 3 इमेज आता है वो देखेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे। 11, ये तो आपको अब तक मगज हो गया होगा, ठीक है ना। इवन नंबर आता है तो -1 करना है, ऑड आता है तो उतना ही रखना है, या फिर -1 करना है, फ्रैक्शन आता है तो इंटीजर पार्ट। 60 डिग्री के लिए 360 बाय 60 मतलब ये तो 6 आ जाएगा। ओके, तो इवन नंबर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5। ओके, करेक्ट। 90 डिग्री है तो 360 बाय 90 करो, 360 बाय 90 करने पर 4 आ जाएगा। 4 इज द इवन नंबर। अगर इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3। ओके, एंड 360 बाय 150 किया तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, करेक्ट, 90 डिग्री ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 10, नंबर 10। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपको ठीक से रे ऑप्टिक्स आ रहा है। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो टेंशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कुछ पार्ट डिफिकल्ट है तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नंबर 10, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स एज शोन इन फिगर, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेजेस। देखिए यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है, तो ये तो क्वेश्चन हमने कितने बार सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल मिरर्स है, 2 पैरेलल मिरर्स है, एंड यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 मिरर्स इज गिवन एज 4 मीटर।
दो मिरर का बीच का डिस्टेंस दिया है 4 मीटर एंड ऑब्जेक्ट को रखा है 1 मीटर फ्रॉम द राइट मिरर, 1 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन 4 images, this is the question, okay। फोर्थ इमेजेस मतलब समझ में आ रहा है ना, सपोज ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, तो M1 का फोर्थ इमेज एंड M2 का फोर्थ इमेज, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा। तो अभी मुझे बताइए M1 का फर्स्ट इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, M1 में फर्स्ट इमेज बताइए फास्ट, टोटल 4 है ना, तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो फर्स्ट इमेज 3 पर बनेगा। नेक्स्ट कितने पर बनेगा, नेक्स्ट बताइए फास्ट, सुपर फास्ट होना चाहिए अभी आपको, करेक्ट 1 + 4, ओके। उसके बाद 3 + 8, उसके बाद मतलब 3 1 3 1, ये रिपीट करना है, पता है ना, ये रिपीट करना है, पहले तो 3, उसके बाद 1, फिर 3 + 1, उसके बाद 3 1, इस तरह से लिखना है। 3 1 + 4, 3 + 8, 1 + 12, ये तो फोर्थ इमेज हो गया, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी M2 में फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगा बताइए, फर्स्ट इमेज M2 में फर्स्ट इमेज, ये डिस्टेंस 1 मीटर है तो अंदर 1 मीटर पर बनेगा। उसके बाद क्या करना है, 3 + 4 करना है ना, उसके बाद 3 + 4, उसके बाद 1 + 8, उसके बाद 3 + 12, तो ये बनता है 13, ये बनता है 15, करेक्ट है क्या, देखिए 13 एंड 15, तो 13 एंड 15 इसका सम कितना होता है 28, तो आंसर 28 आएगा क्या, 28 आएगा आंसर, 28 नहीं आएगा। अभी और क्या करना है आपको पता होना है ना, दो मिरर के बीच का डिस्टेंस भी उसमें ऐड करना है, क्योंकि ये 13 हो गया इस मिरर के अंदर, ये 15 हो गया इस मिरर के अंदर, तो बीच वाला डिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा ना, सो आंसर इज 32। सो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 16, सेकंड 32, थर्ड 8 एंड फोर्थ इज 64, करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, और एक कंसेप्ट, टाइम इन ए वॉच इज 3:25। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एक वॉच में टाइम है 3:25, 3 आवर एंड 25 मिनट, ओके। तो उसके मिरर इमेज में टाइम क्या रहेगा, टाइम इन मिरर इमेज, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कोई बता सकता है कैसे निकालना है, ये भी बहुत सिंपल ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक वॉच है इस तरह से, यहाँ पे एक वॉच है या फिर क्लॉक है, एंड इस तरह से यहाँ पे डिजिट्स नहीं है, ओनली लाइन्स है, इस तरह से लाइन्स, ओके। 3:25 मतलब अवर हैंड यहाँ पे होना चाहिए 3 के आगे जस्ट, एंड 25 मतलब मिनट हैंड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, 3:25, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मिरर रखता हूँ, यहाँ पे मिरर रखता हूँ, तो यहाँ पे उसका इमेज बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी देखिए, ये मिनट हैंड जो है ना यहाँ पे दिखेगा आपको, एंड अवर हैंड जो है ना यहाँ पे दिखेगा, ऐसा कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका इमेज आ जाएगा ना, करेक्टली। ये 35 एंड 8 एंड 9 के बीच में 8:35 है। तो हमेशा ऐसा डायग्राम निकाल के सॉल्व नहीं करना है, बहुत टाइम चला जाएगा इसमें, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8
8:35 will be the answer. तो क्या करना है, देखिए ये जो दिया गया टाइम है ना 11:60 से माइनस करना है, ये ध्यान में रखना है। क्या करना है, 12 आवर्स से इसको माइनस करना है। जो भी टाइम आपको दिया जाएगा ना उसको क्या करना है, 12 आवर्स में से माइनस करना है। 12 आवर मतलब 11 आवर 60 मिनट से माइनस करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 1160 माइनस 325 मतलब 5, ओके 35 and this is 835 will be the answer, 835। और एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइए अगर एक्चुअल टाइम इन अ क्लॉक है, सपोज 10:10 है, 10:10, ठीक है 10:10 है एक्चुअली, तो मिरर इमेज में टाइम कितना दिखेगा बताइए, मिरर इमेज में टाइम कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? करेक्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। तो क्या करेंगे, इसको 11 आवर 60 मिनट से इसको माइनस करेंगे, ओके 10:10, तो यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 1, सो आंसर विल बी 150। 10:10 का टाइम 150 आपको दिख जाएगा, ओके ठीक है। एनी डाउट इन दिस केस? डाउट नहीं है ना कुछ भी? हाँ, और एक सिंपल कंसेप्ट, देखिए one person is standing behind two mirrors. This is one mirror and this is the second mirror. Same person is there, okay, same person. This is the first mirror and this is the second mirror. तो डिफरेंस क्या है, देखिए वही पर्सन है लेकिन पहले बार क्या हो रहा है, वो छोटे साइज के मिरर के सामने खड़ा हुआ है एंड सेकंड टाइम वो थोड़ा सा बड़े मिरर के सामने खड़ा है, तो उसकी इमेजेस में क्या डिफरेंस रहेगा? ओके, फर्स्ट इमेज इज फाउंड ऑन द स्मॉल मिरर एंड देन इमेज इज फाउंड ऑन द बिग मिरर। तो स्मॉल मिरर का इमेज एंड बिग मिरर का इमेज, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? इसमें भी ऑप्शन रह सकते हैं, ऑप्शन नहीं बताऊंगा लेकिन आपको डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस है, यही आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सपोज आपका हाइट 5 फीट का है, 6 फीट का आपका हाइट है, एक मिरर 6 फीट का है एग्जैक्टली एंड दूसरा मिरर 12 फीट का है, सपोज दूसरा मिरर 12 फीट का है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आता है स्मॉलर इमेज में जो ब्राइटनेस रहेगा ना, इमेज का ब्राइटनेस थोड़ा सा कम रहेगा, लार्जर इमेज में थोड़ा सा ब्राइटर इमेज दिखता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व, ओके। स्मॉलर मिरर में क्या होता है, लेस ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, लार्जर मिरर में इमेज साइज तो उतना ही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज साइज उतना ही रहेगा, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा, उसमें फ्रंट बैक रिवर्सल दोनों में भी रहेगा। लेकिन एक मिरर में आप थोड़े से ज्यादा ब्राइटर दिखेंगे, दूसरे मिरर में मतलब स्मॉलर में थोड़ा सा लेस ब्राइट दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए व्हाई डज दिस हैपेंस, बिकॉज़ देखिए सपोज दिस इज अ मिरर, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इमेज कैसा बनता है आपको पता है, कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज ले लो, ओके, ये रिफ्लेक्टेड रेज इस तरह से चले जाएंगे एंड आगे तो वो मीट नहीं करते, तो इसलिए क्या करते हैं हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज बनेगा, करेक्ट है ना? ठीक है, अभी ये जो इमेज बनता है ये ओनली दिस टू रेज से बनता है क्या? नहीं, यहाँ पे जितने सारे इंसिडेंट रे है ना, उतने सारे इंसिडेंट रे की वजह से क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा, ठीक है। तो अगर स्मॉलर साइज का मिरर है ना, स्मॉलर साइज का मिरर, तो वहां पे क्या होते हैं, लेस रिफ्लेक्शंस होते हैं, कम कंपैरेटिवली कम रिफ्लेक्शन होते हैं। एंड लार्जर साइज का मिरर है ना, इमेज उतना ही बनेगा लेकिन ज्यादा रेज से बनेगा। ज्यादा रेज मतलब क्या होगा, ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? ओके,
सो स्मॉलर साइज का जो मिरर है ना वो भी इमेज वैसा ही बनाएगा, लार्जर साइज का मिरर उतना ही इमेज बनाएगा, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब साइज में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन स्मॉलर मिरर में जब इमेज बनता है ना तो लेस नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज, लेस नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड, क्योंकि उसका एरिया कम रहेगा ना। एंड लार्जर मिरर जब रहता ना तब ऑब्जेक्ट से निकलने वाले ज्यादा रेज मिरर पर पहुंचेंगे, क्योंकि मिरर का एरिया ज्यादा है, and therefore image will be formed by more number of rays as compared to the smaller mirror, and therefore image formed in larger mirror is comparatively brighter. Okay, so that is the answer. Okay, समझ में आ रहा है ना? Okay, so this is all for the today's lecture of physics. अब तक हमने प्लेन मिरर का पार्ट देखा है, कल से हम स्फेरिकल मिरर का पार्ट देखेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, देखिए, ठीक है।